क्या आप अपने फंडामेंटल राइट्स जानते हैं? ये वही फंडामेंटल राइट्स हैं जो भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया गया है। इसे मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के प्रत्येक नागरिक को एक समान अधिकार देता है, चाहे वे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति या फिर किसी घर में काम करने वाली कोई कांताबाई हो। आइए डिस्कस करते हैं क्लास 7 एनसीईआरटी पॉलिटी का ये फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी के बारे में बताया गया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारतीय संविधान में सभी व्यक्ति को एक समान माना जाता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से आते हों, वे सब एक समान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि असमानता खत्म हो गई है। खत्म तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में कुछ प्रावधान दिए गए हैं, जिनमें से पहला है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी अपराध की सजा है तो वह हर व्यक्ति के लिए एक समान होगा, चाहे वे देश के साधारण नागरिक हो या फिर कोई ऑफिसर या कोई बहुत बड़ा लीडर, सबके लिए कानून समान है। दूसरा है, किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान या उसके लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। और तीसरा है, किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाने के लिए आप किसी को नहीं रोक सकते। जैसे कहीं पे कोई कुआं है तो उससे आप पानी भरने के लिए नहीं रोक सकते, प्लेग्राउंड में बच्चों को खेलने से नहीं रोक सकते, किसी होटल या मार्केट में जाने से नहीं रोक सकते। उसके बाद है अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत। इसका सामना तो भीमराव अंबेडकर को भी करना पड़ा था। उन्हें भी इसकी बेइज्जती का महसूस हुआ था। पहले लोगों का ये मानना होता था कि नीची जाति के साथ अगर वे बैठते हैं तो उससे उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, और अगर किसी गाड़ी वाले ने नीचे जाति वाले को अपने गाड़ी में बिठा ली तो उससे उनकी गाड़ी गंदी हो जाती थी। मगर अब ऐसा नहीं है। वे तब करते थे जब इसके खिलाफ कोई कानून नहीं था, मगर अब हमारे संविधान में इसे फंडामेंटल राइट में रखा गया है, और अगर किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो वे सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला है कानून के द्वारा और दूसरा है सरकारी योजनाओं के द्वारा। ऐसी ही एक योजना है मिड डे मील, जिसके तहत सरकारी स्कूल में, सभी प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को दोपहर में भोजन दिया जाता है। यह योजना की शुरुआत सबसे पहले भारत के तमिलनाडु राज्य में 2001 में शुरू गई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट को ये आदेश दिया कि वे सभी अपने अपने स्टेट में इसको 6 माह के अंदर लागू करें। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव भी हुए हैं। जैसे दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लिया, वे डेली आने लगे। टीचर बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और वो वापस लौटते ही नहीं थे, परंतु अब दोपहर में भोजन मिलने की वजह से उन्हें घर नहीं जाना पड़ता है। ऐसी माताएं जो बाहर काम करने जाती थी, उन्हें अपना काम छोड़कर दोपहर में बच्चे को खाना खिलाने आना पड़ता था। अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। इस कार्यक्रम से जातिगृह पूर्वाग्रह को भी कम करने में सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ बैठ के भोजन करते हैं। कुछ स्थानों पर तो भोजन बनाने वाली दलित महिलाओं को काम पे रखा गया है। कई बार बच्चे खाली पेट स्कूल आते थे तो भूखे होने की वजह से पढ़ाई पर वे अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे। यह कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। दोपहर के भोजन वाले कार्यक्रम से निर्धन बच्चों के स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ गई है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूलों से बहुत अलग है जहां गरीब बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें बच्चों को वैसी एजुकेशन की क्वालिटी नहीं मिल पाती है जो प्राइवेट स्कूल में दी जाती है।
इस भेदभाव का अनुभव को साझा करते हुए भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वे अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जाति को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक शोभनीय और कुछ भी नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो ये है कि संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दों पर विशेष रूप से संघर्ष चल रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप अमेरिका को समझ सकते हैं। वहाँ पे अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं, जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों के समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन भी हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ अमेरिका में बहुत असमानता का व्यवहार होता था। कानून उन्हें समान नहीं मानता था। एग्जाम्पल के लिए अगर वे बस में बैठे होते थे तो पीछे बैठना पड़ता था और उनके सामने अगर कोई गोरा व्यक्ति आ जाता था तो उन्हें अपनी सीट छोड़कर खड़े हो जाना होता था। इसी का विरोध अमेरिका के एक रोजा पार्क्स महिला ने किया। यह एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद जब वे बस में अपनी सीट पे बैठी थी तो एक गोरे को उसने अपनी सीट देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार ने अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट मूवमेंट कहलाता है। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव पर निषेध कर दिया। इससे यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूल के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में जाने की ज़रूरत नहीं है जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए ही बनाए गए थे। इतना होने के बाद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने के लिए सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूल का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ विभेद प्रतिषेध है। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकान या सार्वजनिक स्थल पर जाने से मना नहीं करेगा। राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुआं, तालाब, स्नानाघाट, सड़क या फिर सार्वजनिक समागम स्थानों पर जाने से उन्हें नहीं रोका जाएगा। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों के समानता और सम्मान दिलाने के यहाँ कुछ फैक्ट दिए गए हैं जहाँ से सीटेट डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछता है। जैसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? तो यह लोकतांत्रिक समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ होता है कि सभी वयस्क 18 या उससे अधिक आयु के होने वाले नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। दूसरा है गरिमा। गरिमा का तात्पर्य है कि अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों के सम्मान योग्य समझने से है। मतलब अपने आप को ऐसे समझो कि हम उसके सम्मान के योग्य हैं, हमें कोई ऐसे यूं ही धिक्कार नहीं सकता।
फिर तीसरा है संविधान। संविधान क्या है? तो यह वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। नागरिक अधिकार आंदोलन ये क्या है? तो एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 के दशक के अंत में शुरू हुआ था, जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने का और समान अधिकारों की मांग की गई थी। यहीं पे ये फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।